Welcome to another episode of Woman की बात. I am Lalita Dhara. वुमन की बात के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है. मैं हूँ लीना. Every woman has experienced some sort of sexual harassment at some point in her life, be it eve teasing, being stared at, or an unwanted touch. It could happen at her home, place of study, place of work, or public place. In some cases, this harassment takes the extreme form of rape. In this episode of Woman Ki Baat, we will try and dissect rape from a woman's perspective. वुमन की बात के इस एपिसोड में हम बलात्कार इस विषय को नारी के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे. कोई भी स्त्री बलात्कार की शिकार हो सकती है, चाहे वह 9 महीने की हो या 90 साल की. बलात्कार न केवल लैंगिक अत्याचार है, बल्कि स्त्री पर सत्ता और प्रभुत्व जताने का साधन भी. ऐसा साधन जिससे स्त्री अपने सीमित दायरे में बंद रहे. बलात्कार यानी स्त्री चुप रहे. नारी का सारा जीवन बलात्कार के डर से आतंकित है. यह डर तय करता है कि वह कहाँ जाए, कहाँ नहीं, कब जाए, कब नहीं, क्यों जाए, क्यों नहीं. ऐसे में क्या नारी पूरी तरह आजाद है? आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा. पुरुषों के लिए बलात्कार करना सत्ता और अधिकार जताने का साधन है, तो स्त्रियों के लिए बलात्कार होना क्या हो सकता है? स्त्रियों के लिए बलात्कार होना अपमान और हीनता का अनुभव है. जब एक स्त्री पर बलात्कार होता है, उसे महसूस कराया जाता है कि अपनी शिक्षा और संपत्ति पर अधिकार तो दूर, उसे तो अपने शरीर पर भी अधिकार नहीं है. कोई भी कहीं भी कभी भी उसके शरीर पर हमला कर सकता है. इससे ज्यादा अपमानजनक और क्या हो सकता है? इस हिंसा और अपमान से बचने के लिए नारी अपनी आजादी को त्याग कर उसकी जगह सुरक्षा अपना लेती है. कभी कभी यह सुरक्षा ही उसके लिए एक पिंजरा बन सकती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. जैसे हमने कहा था, बलात्कार कभी भी कहीं भी हो सकता है. लेकिन कुछ खास परिस्थितियां हैं जहां बलात्कार होने की अधिक संभावना है. जैसे युद्ध के संदर्भ में. इतिहास गवाह है कि जब भी दो देशों के बीच युद्ध हुआ है, तब विजयी देश पराजित देश के अंदर घुसकर लूटपाट करते हैं, अचल संपत्ति लूटते हैं. स्त्रियों को भी संपत्ति मानकर बड़े पैमाने पर लूट लिया जाता है. अंग्रेजी में इसे मास रेप कहते हैं. दंगों के संदर्भ में क्या होता है? देखिए, चाहे सांप्रदायिक दंगे हों या जातीय दंगे, हमने देखा है कि वर्चस्ववादी गुट के लोग अल्पसंख्यक और दलित औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं, ताकि इस तरह से उन्हें दबा के रखा जा सके या सबक सिखा सकें. मालिक नौकर के संबंध में क्या होता है? आज बड़े पैमाने पर औरतें भी घर से बाहर काम के लिए निकलती हैं, चाहे ग्रामीण इलाके हों या शहरी. अक्सर ये देखा गया है कि ग्रामीण इलाकों में जमींदार, ठेकेदार महिला खेत मजदूरों का यौन शोषण करते हैं. शहरी इलाकों के ऑफिसेस में भी पुरुष सुपरवाइजर, मालिक, मैनेजर अपने पद का फायदा उठाते हुए महिला एम्प्लॉयज का यौन शोषण करते हैं. इसे ही अंग्रेजी में सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस बोला जाता है. इसके खिलाफ कानून भी है. पारिवारिक संबंध में क्या होता है? अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार पितृसत्तात्मक परिवार में औरतें अपने दादा, नाना, चाचा, मामा, भाई, ससुर या पिता द्वारा भी बलात्कार की शिकार बन सकती हैं और बनती हैं. और बिना किसी संदर्भ के भी बलात्कार होते हैं, जो अचानक या पूर्व निर्धारित होते हैं. इन सारे परिस्थितियों से यह बात स्पष्ट है कि मर्द अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हैसियत का दुरुपयोग कर औरतों पर आक्रमण करता है. चलिए अब यह देखते हैं कि बलात्कार का नारी पर कैसा प्रभाव पड़ता है. अत्याचार भी उसी पर, दोष आरोप भी उसी पर. बिल्कुल ठीक. जो औरत बलात्कार की शिकार होती है,
पूरा समाज, घर परिवार, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार उसे ही दोषी मानते हैं, उस पर ही अंगली उठाते हैं। औरत के पहनावे, उसकी निजी जिंदगी, उसके व्यवहार को दोषी ठहराते हैं। वो दोस्तों के साथ देर रात घूमने क्यों गई थी, पब में क्यों गई थी, पार्टी में क्यों गई थी, इत्यादि ढेर सारे सवाल पीड़ित महिला से ही किए जाते हैं, अपराधी से एक भी नहीं। बलात्कार की शिकार महिला तो जीवन भर के लिए कलंकित मानी जाती है। ये जो समाज का नारी की तरफ देखने का रवैया है ना, क्या वो बलात्कार से कम है? वास्तव में यह पीड़ित महिला के साथ मानसिक बलात्कार नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। बलात्कार को लेकर हमारे समाज में कई भ्रांतियां हैं। अगले सत्र में हम बलात्कार के कुछ भ्रम और हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। आम तौर पे लोग ये मानकर चलते हैं कि बलात्कार आधुनिकता का नतीजा है। पुराने जमाने में औरतें चार दीवारी में सुरक्षित थीं। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में लैंगिक अत्याचार की कई घटनाएं मिलती हैं, जैसे ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या और पांडवों की पत्नी द्रौपदी। इसे पुरुषत्व का चिन्ह भी माना जाता था। तब से लेकर अब तक बलात्कार होते आए हैं, पर आज की औरत बलात्कार के खिलाफ खड़े होकर आवाज उठाती है और शिकायत भी दर्ज करवाती है। इससे ऐसा लगता है कि बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि शोध के अनुसार ज्यादातर बलात्कार घर के अंदर अपनों द्वारा किया जाता है और उन्हें दबा दिया जाता है। ऐसे में महिला चार दीवारी में सुरक्षित है, ये कहाँ तक माना जा सकता है? समाज में ऐसा भी विचार है कि स्त्रियां खुद बलात्कार के लिए उत्तेजित करती हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर दूध मुही बच्चियां जो बलात्कार की शिकार होती हैं, वो किस प्रकार उत्तेजित करती हैं? या जो स्त्रियां पर्दे में या बुर्के में रहती हैं, वे कैसे उत्तेजित करती हैं? उनके साथ भी तो बलात्कार होता है ना। बुजुर्ग स्त्रियों के साथ भी बलात्कार होने की घटनाएं होती हैं। क्या ये स्त्रियां भी पुरुष वर्ग को उत्तेजित करती हैं? यह भी अक्सर माना जाता है कि बलात्कारी शराबी या मानसिक रोगी होता है। अखबार की रिपोर्ट्स के अनुसार बलात्कारी वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर, अध्यापक, पुलिस अफसर, सरकारी अफसर, मंत्री, सो कॉल्ड साधु संत या खुद के परिवार के लोग भी पाए गए हैं। क्या ये सब मानसिक रोगी की श्रेणी में आते हैं? लोगों की ये भी समझ है कि यौन इच्छा के वश होकर पुरुष बलात्कार करता है। क्या ये सच है? बलात्कार केवल यौन इच्छा से नहीं, बल्कि पुरुष स्त्री को किस नजरिए से देखता है, इस पर भी निर्भर है। यदि पुरुष औरत को व्यक्ति के रूप में देखता ना, जैसे माँ, बहन, बेटी, दोस्त, जीवन साथी, संगिनी, सहेली, प्रेमिका या फिर ऑफिस कलीग, तो उसके मन में स्त्रियों के लिए सिर्फ और सिर्फ सम्मान और स्नेह भाव ही रहेगा। लेकिन यदि पुरुष औरत को केवल एक शरीर या उपभोग की वस्तु के रूप में देखता है, तो उसके मन में बलात्कार के विकृत विचार आ सकते हैं। स्त्री पुरुष दोनों में यौन इच्छा प्राकृतिक रूप में मौजूद है। इस इच्छा को नियंत्रण में रखना और उचित समय आपसी स्वीकृति और सहमति से इसको व्यक्त करना ही नैतिक और जिम्मेदार व्यवहार होगा। हमारे समाज में एक और भ्रम है कि बलात्कार रोकने के लिए वेश्यावृत्ति जरूरी है। हकीकत में बलात्कार संबंधित खबरों के अनुसार बलात्कारी कई बार सम्मानित पदों पर पाया गया है। उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। वह पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहते हुए भी वेश्याओं के पास आता जाता है। उसके बावजूद बलात्कार भी करता है। सच तो ये है कि जब तक वेश्यावृत्ति रहेगी, बलात्कार होता रहेगा, क्योंकि दोनों का मूल आधार एक ही है, औरत भोगने की वस्तु। चलिए अब मूल मुद्दे पर आते हैं। बलात्कार क्यों होता है, इसका विश्लेषण हम नारी के दृष्टिकोण से करेंगे। देखिए, हमारे समाज के हर क्षेत्र में एक तरफा संबंध पाया जाता है, चाहे वह पुलिस नागरिक के बीच हो, मालिक मजदूर के बीच हो, शिक्षक विद्यार्थी के बीच हो, या फिर स्त्री पुरुष के बीच। इसके अलावा हमारे समाज में जातीय, वर्गीय एवं लैंगिक असमानता भी पाई जाती है। ये सब एक तरफा संबंध व्यक्तिगत स्तर पर हो
या सामाजिक स्तर पर असमान संबंध को दर्शाते हैं। इनमें गैर बराबरी दिखाई ही देती है। चलिए स्त्री पुरुष के बीच जो असमान संबंध है उसे जरा बारीकी से समझते हैं। जी हाँ, हमारे समाज में महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व दिया गया है। जन्म से लेकर जीवन भर स्त्रियां पिता, पति या पुत्र पर आश्रित हैं। उन्हें शिक्षा, संपत्ति से वंचित रखा जाता है। परिवार में लड़के को कुलदीपक और लड़की को पराया धन माना जाता है। स्त्री पुरुष के बीच जो असमान संबंध है, इसी का अंतिम रूप है बलात्कार। चलो मान लिया, स्त्री पुरुष के बीच जो एक तरफा संबंध है उसका अंतिम रूप है बलात्कार। लेकिन यह एक तरफा संबंध हर रोज हर जगह दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक। फिल्मों से लेकर टीवी तक, पत्रिकाओं, अखबारों से लेकर सोशल मीडिया तक औरतों की घिसी पिटी विकृत छवि दिखाई पड़ती है। विज्ञापनों में उत्पादन बेचने के लिए औरतों के शरीर का दुरुपयोग किया जाता है। हमारी भाषा भी तो पितृसत्तात्मक है। संभोग से जुड़ी गालियां आमतौर पर पुरुषों और स्त्रियों द्वारा बिना सोचे समझे बकी जाती हैं। ये शाब्दिक बलात्कार हुआ ना। रास्ते में स्कूल्स कॉलेजेस के बाहर लड़कियों की छेड़छाड़ में क्या चीज है, क्या माल है जैसे शब्दों का प्रयोग करना भी तो स्त्रियों के वस्तुकरण का एक नमूना है। और रोमांटिक नॉवेल्स में भी प्रेमिका का वर्णन गुड़िया, चांद का टुकड़ा इत्यादि शब्दों से किया जाता है। देखा जाए तो ये भी औरत का वस्तुकरण ही हुआ ना। मतलब आम जीवन के हर क्षेत्र में स्त्रियों का वस्तुकरण दिखाई पड़ता है। इसी का अंतिम परिणाम बलात्कार है। यही नहीं, अक्सर स्त्री को किसी न किसी ढांचे में कैद कर दिया जाता है, जैसे पत्नी, माँ, बहन, बेटी, मतलब गृहिणी के रूप में, या फिर नाजुक कली के रूप में, या देवी बनाकर प्रतिष्ठित किया, या फिर दासी बनाकर तिरस्कृत किया जाता है। बिल्कुल सच। स्त्री को एक व्यक्ति और स्वतंत्र इंसान के रूप में नहीं देखा जाता है। हाँ, इसीलिए तो यौन शोषण करना आसान हो जाता है। वैवाहिक संबंधों में भी अक्सर पुरुष का स्त्री पर पूर्ण अधिकार होता है। यौन संबंध, बच्चों का होना न होना, गर्भपात इत्यादि में उसकी सहमति मांगी नहीं जाती, उसकी राय तक ली नहीं जाती। ऐसे विवाह संबंध स्त्री पर पुरुष अधिकार के साथ साथ स्त्रियों का कमजोर दर्जा भी दर्शाता है। ऐसे वैवाहिक संबंध क्या बलात्कार से ज्यादा अलग है? संक्षेप में कहना है तो हमारे समाज के हर क्षेत्र में ज्यादातर रिश्ते एक तरफे ही हैं। स्त्री पुरुष के बीच जो एक तरफा संबंध है, उसका अंतिम स्वरूप है बलात्कार। दोस्तों, हमने बलात्कार के जड़ तक पहुंचकर उसको समझने की कोशिश की है। अब जड़ से उखाड़ के फेंकना हम सबका फर्ज बनता है। ये एक संघर्ष है, एक लड़ाई है। ये लड़ाई हमें अपनी निजी जिंदगी से ही शुरू करनी होगी। अपने घर परिवार में एक बेटी के नाते हमें अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, आज़ादी और संपत्ति के हिस्से के लिए आवाज़ उठानी है। एक पत्नी के नाते नौकरी, कमाई और अपनी यौनिकता के अधिकार के लिए लड़ना होगा। लेकिन हमारा ये संघर्ष अकेले का नहीं है। इस लड़ाई को हम अपने निजी जिंदगी तक सीमित नहीं रख सकते। जी हाँ, स्त्रियों को संगठित होकर सड़कों पर, काम की जगह पर, कोर्ट कचहरी से लेकर संसद तक हमारी आवाज़ पहुंचानी है। इतिहास गवाह है कि संघर्ष से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे भी पहुंचेंगे। क्या हमारा संघर्ष पुरुषों के विरुद्ध है? परिवार संस्था के खिलाफ है? बिल्कुल भी नहीं। हमारा संघर्ष पुरुषों के विरुद्ध नहीं है, बल्कि पुरुष प्रधान व्यवस्था के खिलाफ है। हमारे समाज में बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो औरतों की इज्जत करते हैं और समान दर्जा देते हैं। ऐसे पुरुष हमारे संघर्ष में हमारे साथी बनते हैं। बिल्कुल। आखिर स्त्री पुरुष समानता में ही तो दोनों का हित है, क्योंकि समानता में ही आपसी प्रेम पनपता है। हाँ, इसी में परिवार और समाज की भी तो भलाई है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये प्रस्तुति हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
आशा है कि आप सब भी इस संघर्ष में शामिल हैं। Friends, with this we come to the end of our presentation. Thanks for staying with us till the end. We hope we have provided some food for thought and discussion. Kindly share your feedback in the comment box below. Till we meet you again in yet another episode, it's goodbye from us. Thank you. Thank you.